पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी का राइज होना और साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों से सिक्योरिटी थ्रेट्स के चलते इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं हूं नकुल महाजन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट टाइज के बारे में। साथ ही साथ हम इंडिया और सेंट्रल एशिया की यूनिफाइड हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और बात करेंगे कि कैसे इंडिया सेंट्रल एशिया के रिलेशंस वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स और चाइनीज़ अलायंस पर इम्पैक्ट कर सकता है। सेंट्रल एशिया एशियन कॉन्टिनेंट का एक कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड एरिया है। ये रीजन वेस्ट में कैस्पियन सी से शुरू होकर ईस्ट में चाइनीज़ और मंगोलियन बॉर्डर्स तक है। नॉर्थ में रशियन बॉर्डर से साउथ के अफ़गान ईरान बॉर्डर्स तक फैला हुआ है। सेंट्रल एशियन रीजन में 5 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं: कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये पांचों नेशंस कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड हैं और उज़्बेकिस्तान को डबल लैंडलॉक कंट्री माना जाता है क्योंकि वो खुद तो लैंडलॉक्ड है ही और साथ ही साथ उसके बाकी के नेबर्स भी लैंडलॉक्ड हैं। ये पांचों नेशंस पहले सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के पार्ट थे, मगर 1991 में यूएसएसआर के फॉल के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित कर दिया। हिस्टोरिकल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया और सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री बड़े ही लंबे समय से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रही है। एंशिएंट किंगडम्स जैसे कुशन एम्पायर ने इंडिया और सेंट्रल एशिया पर रूल किया है। इन सभी देशों का सिल्क रोड से भी संबंध रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बड़े ही लंबे समय से हिंदुस्तान के लिए रशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक ताले की चाबी रहा है। 8वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला बुद्धिज़्म पूरे एशिया में फैल रहा था। सेंट्रल एशिया में भी मेन रिलीजन बुद्धिज़्म ही माना जाता था, मगर अरेबियन पेनिनसुला से बढ़ता हुआ ट्रेड इस्लाम का फैलने का एक बहुत बड़ा कारण बना। सेंट्रल एशिया में लोग धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और वहाँ के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। समय के साथ इस्लामिक ट्राइब्स ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट में घुसने की तैयारियाँ की। दुनिया ने गज़नविड्स जैसे बड़े एम्पायर्स फिर से देखे जो सेंट्रल एशिया और इंडिया को जोड़ते हों। गज़नी के इतने बड़े एम्पायर का एक बड़ा इम्पैक्ट जो इंडिया की हिस्ट्री में पड़ा वो ये था कि अब इंडिया धीरे धीरे इस्लाम में आने लगा और हिंदू डोमिनेटेड किंगडम्स और एम्पायर से इंडिया अब मुस्लिम डोमिनेटेड किंगडम्स और एम्पायर्स की तरफ जा रहा था। सूफिज़्म भी सेंट्रल एशिया के रास्ते ही इंडिया में आया था। महमूद ऑफ गज़नी के बाद एक ग्यूरिड किंग मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट का इंडिया में सीधा रास्ता बनाया था और मोहम्मद गोरी के ही एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 यानी कि 1206 में दिल्ली सल्तनत, जो इंडिया की पहली मेजर मुस्लिम किंगडम था, उसकी शुरुआत की थी। गौर करने की बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई वो एक टर्किश ट्राइब के थे और उनके आगे के सक्सेसर्स भी किसी न किसी सेंट्रल एशियन ट्राइब के ही थे। दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर करने वाले थे तैमूर और वो भी एक उज़्बेकी ट्राइब से ही आए थे। तिमुरिद एम्पायर की कैपिटल समरकंद थी और ये आज उज़्बेकिस्तान में पाई जाती है। तिमूर के सक्सेसर बाबर थे और उन्होंने 1506 में काबुल जीता और 1526 में दिल्ली सल्तनत को हराकर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करी। तो इससे ये पता चलता है कि मुग़ल्स भी सेंट्रल एशियन ट्राइब से ही आए थे। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट घोषित करा और रशियन एम्पायर, जो अंग्रेज़ों का दुश्मन था, उसने सेंट्रल एशिया पर कब्ज़ा कर लिया और बस यहाँ पे शुरू हुआ द ग्रेट गेम उस टाइम के दो सुपर पावर्स के बीच में। तो अब इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे इंडिया और सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट रही है। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। सेंट्रल एशिया के पांचों नेशंस पहले सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे, मगर 1991 के सोवियत फॉल में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया।
कोल्ड वॉर में इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच कुछ टाइल्स थे, इसलिए तब इंडिया और सेंट्रल एशियन रीजन्स में टाइल्स बनाना आसान था। मगर सोवियत के फॉल के बाद ये मुश्किल होने लगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया खुद एक बैंकरप्सी के वर्ज पे था और सोवियत के फॉल के बाद इंडिया वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में आइसोलेट होने लगा था। इंडिया का उस वक्त का सबसे बड़ा एलाय रशिया था, मगर सोवियत के फॉल के बाद वो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा 1993 और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव ने 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को विज़िट किया और बहुत से एग्रीमेंट्स को साइन करा। 1992 से 1997 तक चलने वाली ताजिकिस्तान सिविल वॉर में इंडिया ने ताजिकिस्तान की मदद करी और वहाँ पे अपना पहला ओवरसीज़ मिलिट्री बेस बनाया। साथ ही साथ इंडिया ने बाकी के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी बहुत से मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी, जिससे इंडिया सेंट्रल एशिया के रिलेशंस बढ़े हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। पिछले कुछ सालों में जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, वैसे ही एनर्जी और ऑयल के नीड और डिमांड भी बढ़े हैं। इंडिया का 50 to 55% ऑयल पर्शियन गल्फ से आता है। बढ़ती हुई नीड और साथ ही साथ मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के कारण आज ज़रूरी है कि इंडिया अपने एनर्जी और ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे। और एक रिपोर्ट कहती है कि अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में 50 बिलियन बैरल ऑयल है, जो वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स का 3.5% है। इसके साथ यहाँ पे वर्ल्ड के गैस रिजर्व्स का 6.8% भी है, जो 12.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर बनता है। साथ ही साथ कज़ाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर भी है, क्योंकि वो दुनिया का 40 to 42% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, और उज़्बेकिस्तान 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो सेंट्रल एशिया इंडिया के बढ़ते नीड और डिमांड को पूरी तरह से फुलफ़िल कर सकता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक लैंड ब्रिज की तरह काम करते हैं, इसलिए वो जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक और बड़ा कारण है कि अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी होगी तो इंडिया में पीस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल एशियन कंट्री से बहुत से लोगों ने जॉब्स ना होने के कारण टेररिज्म ज्वाइन करा है, और इन्हीं लोगों को एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने ट्रेन करके इंडिया जैसी कंट्रीज़ के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज़ करा है। अगर इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी ला पाएगा तो बहुत से लोग टेररिज्म छोड़ देंगे और ज्वाइन होने से बच जाएंगे, और इससे इंडिया का एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल एशिया। अभी हमने बात करी थी कि इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया क्यों इम्पोर्टेंट है, मगर अब बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल एशिया में एग्रीकल्चर कम होने के कारण वहाँ पे बहुत सी ज़मीन अनप्रोडक्टिव है। इस कारण वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन के मॉडर्न फार्मिंग मेथड से अपनी कंट्री की फार्मिंग जैसे बूस्ट करी थी, वैसे ही वो सेंट्रल एशिया की फार्मिंग को बूस्ट करके वहाँ के रिपब्लिक्स को प्रॉफिट ला के दे सकता है, और ये तभी मुमकिन होगा जब सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच रिलेशंस अच्छे हों। इंडिया अपने वाइट रेवोल्यूशन के एक्सपीरियंस से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का मिल्क प्रोडक्शन भी बूस्ट कर सकता है। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी अश्योर्ड मार्केट भी मिलेगी, और इंडिया सेंट्रल एशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, जैसे इंडिया ने अफ़गानिस्तान में करा था, और इससे वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। सेंट्रल एशियन सीरीज़ में ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे सेंट्रल एशिया और इंडिया की हिस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे हैं। हमने ये भी जाना कि आखिर क्यों सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों इंडिया सेंट्रल एशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्या स्टेप्स लिए
हैं जिससे इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के रिलेशंस अच्छे हुए। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कि आखिर ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगले वीडियो तक गुड बाय।